आगे उसे यही प्रशिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए थी। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कम से कम जानकारी का उपयोग करना। इस प्रशिक्षण में परिणाम केवल लक्ष्य व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण करना था। अन्य प्रशिक्षणों के लिए परिणाम को क्या लक्ष्य उसके प्रति शत्रुतापूर्ण है या क्या लक्ष्य उसकी क्षमता के लिए खतरा पैदा करता है से भी बदला जा सकता है। आखिरकार अब उसे केवल बुनियादी त्वरित अवलोकन का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता थी। उसे कई लक्ष्यों पर कुशलतापूर्वक और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी थी। तेजी से काम करना महत्वपूर्ण था, न कि किसी विशिष्ट लक्ष्य पर गहन छानबीन और अवलोकन के लिए ध्यान केंद्रित करना। प्रशिक्षण के अगले चरण का यही लक्ष्य होना चाहिए। आंकड़ों को छांटने और उनका विश्लेषण करने के बाद जगत मेहरा इस निष्कर्ष पर पहुंचे, एक जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी, प्रत्यक्ष और कुशल तरीका अब भी दृष्टि ही थी। आखिरकार प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है। ये वह संवेदी क्षमता भी थी जिस पर अधिकांश लोग निर्भर थे और जिसके वे आदी थे। उदाहरण के लिए वह दूसरे पक्ष की पहचान उनकी उम्र, वर्दी, किताबों या पहचान बताने वाली अन्य वस्तुओं से तुरंत निर्धारित कर सकता था। 2. जब दृष्टि के माध्यम से सीधे परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते थे, तो ध्वनि और गंध संबंधी जानकारी सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन थी। बेशक कभी कभी ध्वनि और गंध भी दृष्टि की तरह ही प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने में सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिए कभी कभी दूसरा पक्ष दूसरों के साथ संवाद करते समय जगत मेहरा को सीधे वह जानकारी दे सकता था जिसकी उसे आवश्यकता होती थी, या उनके शरीर की गंध बहुत खास और पहचानने योग्य होती थी। 3. अवलोकन और निर्णय की दक्षता और सफलता दर में सुधार करने के लिए उसे अभी भी अपने संवेदी डेटाबेस का काफी विस्तार करना जारी रखने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए कॉफी शॉप में चौथी महिला को देखते समय यदि जगत मेहरा विभिन्न बैंकों की वर्दी से परिचित होता, तो वो एक नजर में बता सकता था कि चौथी महिला किस बैंक से है। अगर वो पहले भी बैंक गया होता और बैंक की कुछ खास गंधों से परिचित होता और चौथी महिला से आ रही गंध को सूंघता, तो वो गंध के आधार पर यह भी बता सकता था कि चौथी महिला आईसीबीसी से है या फिर किसी विशिष्ट व्यावसायिक स्थान से है। बेशक विभिन्न संवेदी सूचनाओं का संग्रह एक दीर्घकालिक कार्य था। वह कोई कंप्यूटर नहीं था और अपने संपर्क में आई सभी संवेदी सूचनाओं को रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की भी एक क्षमता सीमा होती है। मूल रूप से कहे तो वह जो प्रशिक्षण अभी कर रहा था, वह केवल संवेदी प्रशिक्षण नहीं था, बल्कि उसके मस्तिष्क के सोचने के तरीके और प्रतिक्रिया की गति का प्रशिक्षण था। अगली प्रशिक्षण विधि की पुष्टि करने के बाद जगत मेहरा उठकर रसोई में चला गया। इस घर में आने के बाद से वो मूल रूप से रसोई में केवल 2 चीजों के लिए जाता था, खरगोश को साफ करने और खिलाने के लिए और खरगोश को मारकर उसका खून पीने के लिए। लेकिन आज रात उसे कुछ ऐसा करना था जो उसने अपने शरीर में उत्परिवर्तन होने के बाद से लगभग कभी नहीं किया था, खाना बनाना। शरीर में उत्परिवर्तन होने के बाद जगत मेहरा को खाने की जरूरत नहीं रही, या यूं कहें कि वो खा नहीं सकता था। बिना उल्टी किए उसके पेट में सिर्फ पानी और खून ही जा सकता था। जाहिर है उसे कुछ पकाने या पकाने की जरूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, उत्परिवर्तन से पहले वह लगभग कभी भी अपने लिए खाना नहीं बनाता था। ज्यादा से ज्यादा वह किराए के घर में इंस्टेंट नूडल्स बना लेता था। हालांकि कूड़ेदान में से खरगोश के शव ढूंढकर उसे पैक करने वाले विशाल उल्लू की याद ने उसे ये एहसास दिलाया कि उसके कूड़े और आम लोगों के कूड़े में बहुत बड़ा अंतर था। आम लोगों के कचरे में क्या क्या होता था? वहां तरह तरह का बचा हुआ खाना, इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर, बोतलें, डिब्बे, कूड़े के थैले और अन्य सामान पड़े थे। लेकिन जगत मेहरा के कचरे का क्या? खरगोशों के शवों के गट्ठों के अलावा वहां बहुत कम कूड़ा कचरा था। मूल रूप से वहां केवल कुछ पैकेजिंग बैग, प्लास्टिक बैग और इसी तरह की चीजें थी।
साथ ही खरगोशों के पिंजरों से मल और बचा हुआ खाना भी था। क्योंकि उसे ज्यादा पसीना नहीं आता था, वो खाता पीता नहीं था और ज्यादा मल त्याग भी नहीं करता था, इसलिए कूड़ेदान अक्सर खाली रहता था। बेशक उनके शहर में कचरा वर्गीकरण प्रणाली बहुत सख्त नहीं थी। हालांकि कचरे के 4 अलग अलग प्रकार थे, फिर भी कई लोग अपना कचरा फेंकने के लिए केवल एक ही कूड़ेदान का इस्तेमाल करते थे। वे सारा कचरा रसोई की बाल्टी में डाल देते थे ताकि किसी का ध्यान उन पर न जाए। हालांकि ये फिर भी एक छिपा हुआ खतरा था। इसके अलावा जब वो खरगोशों को वापस लाता था तो ये अपरिहार्य था कि जब वो मोहल्ले में प्रवेश करता तो उसे देख लिया जाता। 1-2 बार तो कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे भी वो इन्हें हर दिन नहीं खरीदता था, लेकिन लंबे समय बाद कोई न कोई जरूर ध्यान दे देता। जब उसने खरगोश खरीदे तो उसे दूसरों को इसके बारे में समझाना पड़ा। इसलिए इस बार जगत मेहरा ने खून पीने के बाद तीनों खरगोशों के शवों को फेंका नहीं। इसके बजाय उसने उन्हें थोड़ा संसाधित किया और जमने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया। उन्हें इंटरनेट पर खरगोश के मांस से बनने वाली कुछ रेसिपी मिली। आज जब वे वापस आए तो उन्होंने रसोई में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए खास तौर पर सुपरमार्केट जाकर विभिन्न सामग्रियां और रसोई के बर्तन खरीदे। 3 खरगोशों के लिए वो 3 अलग अलग खाना पकाने की विधियों का उपयोग करने के लिए तैयार था। धीमी आंच पर पकाया हुआ खरगोश का मांस, मसालेदार खरगोश का मांस, स्टू में पकाया हुआ खरगोश का मांस। जगत मेहरा उन्हें धीरे धीरे पिघलाने में बहुत आलसी था। उसने उन्हें सीधे गर्म पानी में भिगो दिया। वैसे भी वो उन्हें खाने वाला नहीं था, वो बस उनका इस्तेमाल खाना पकाने का अभ्यास करने के लिए कर रहा था। शुरू में चाकू चलाने में वो थोड़ा कमजोर था, लेकिन जल्द ही उसे इसकी आदत हो गई। हालांकि वह अभी भी एक कुशल शेफ बनने से बहुत दूर था, लेकिन पहली नजर में वो एक ऐसे नौसिखिए जैसा दिखता था जिसने पहले कभी खाना नहीं बनाया हो। आखिरकार वो न केवल अब बहुत मजबूत था, बल्कि विभिन्न मांसपेशी समूहों को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता, ताकत पर उसकी पकड़ और उसकी उंगलियों और कलाई की लचीलता भी आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। सुबह के काफी समय हो चुका था, लेकिन जगत मेहरा के लिए ये वो समय था जब वो ऊर्जा से भरपूर था और उसका शरीर बेहतरीन स्थिति में था। उसने अपना फोन निकाला और एक म्यूजिक ऐप खोला। उसने प्ले बटन दबाया और फोन को मसालों के काउंटर के बगल में रख दिया। आवाज को केवल एक बार कम किया गया था। भले ही किचन का हीटर चालू ना हो, चाकू मेज पर ना हो और बर्तन में तेल ना हो, आम लोगों के लिए गाना सुनना मुश्किल था। इसलिए पड़ोसियों को परेशान करने की कोई चिंता नहीं थी। हालांकि जगत मेहरा के लिए जब तक वह चाहता, संगीत की ध्वनि बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देती थी। ये हेडफोन लगाने से भी कम नहीं था। खाना पकाने का शोर भी संगीत की बारीकियों को दबा नहीं पाता था। ये न केवल उत्परिवर्तन के कारण उसकी सुनने की क्षमता में वृद्धि के कारण था, बल्कि उसके हालिया प्रशिक्षण के कारण भी था। चाहे शोर के ढेर में से मनचाही ध्वनि को सटीक रूप से पकड़ना हो या विभिन्न गंधों में से मनचाहा स्वाद महसूस करना हो, यह अब जगत मेहरा के लिए बुनियादी क्रिया बन चुकी थी। वो इसे सहज रूप से कर सकता था। फोन पर बज रहा वह गाना ऐसा था जिसे जगत मेहरा ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसके बोल और संगीत सुनने में काफी सुखद थे। पहले जब जगत मेहरा कोई ऐसा काम कर रहा होता था जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती थी, तो वो अपने हेडफोन लगाकर काम करते समय संगीत सुनता था। हालांकि शरीर में उत्परिवर्तन होने के बाद उसने अपनी सुनने की क्षमता का परीक्षण और प्रशिक्षण करने के लिए संगीत ऐप खोला। उसे संगीत सुने हुए काफी समय हो गया था। गाने की धुन पर जगत मेहरा खरगोश के मांस को तेजी से और तेजी से काट रहा था। जब आपका सच में जाने का मन हो, तब आप नहीं जा सकते। आप शो से ज्यादा सड़क को जानते हैं और अंधेरा आपको चमकाता है। मिर्च और प्याज को टुकड़ों में काट लिया गया, पैन में तेल डाला गया,
फिर उसमें काली मिर्च, स्टार अनीस और सूखी मिर्च डाली गई। है ये एक नया दिन है। आह, अरे 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 अरे, ये एक नया दिन है। खरगोश के मांस को पैन में डालकर भुना गया। संगीत बदल गया और अगला गाना बजने लगा। ताल पहले से तेज हो गई। जगत मेहरा का हाथ, जिसमें वह चम्मच पकड़े हुए था, ताल के साथ अपने आप हिलने लगा और उसके पैरों के तलवे भी ताल पर थिरकने लगे। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ फॉलोअर्स, मैं नेता बनूंगा। संदेहियों से भरी दुनिया में मैं विश्वास करूंगा। मैं बिना किसी झिझक के बाहर जा रहा हूं। मुझे अब डरने की कोई वजह नहीं बची है। उसने सोया सॉस डाला, खाना पकाने वाली वाइन डाली और भूनने लगा। अपने बाएं हाथ को हिलाते ही पैन में रखा खरगोश का मांस उछल पड़ा और उसके दाहिने हाथ में पकड़ा चम्मच भी दूर जा गिरा। उसने झट से 720 डिग्री घुमाकर उसे मजबूती से पकड़ा, लेकिन आधा खरगोश का मांस मेज पर गिर गया। जगत मेहरा ने कुछ बेसुरी अंग्रेजी में भी गाया। मैं इसे सार्थक बनाने जा रहा हूं। मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। इसमें हिंदी और नमक डालें और पैन से निकाल लें। उसने उसे चखा, थोड़ी देर चबाया और फिर थूक दिया। स्वाद उतना अच्छा नहीं था। हालांकि अब उसे खाने की जरूरत नहीं थी और वह जो कुछ भी खाता था उसे थूक देता था। फिर भी उसकी स्वाद की क्षमता में कोई गिरावट नहीं आई थी। और क्योंकि उन पर भूख का प्रभाव नहीं था, इसलिए भोजन के स्वाद के बारे में उनका निर्णय अधिक वस्तुनिष्ठ और स्पष्ट था। मसालेदार खरगोश के मांस को सीधे कूड़ेदान में डालते हुए जगत मेहरा ने खरगोश के मांस का दूसरा व्यंजन तैयार करना शुरू कर दिया। संगीत भी बदल गया और अगला गाना बजने लगा। ये गाना उसने पहले भी सुना था, इमॉर्टल ड्रैगन्स का डेमन्स। खाना पकाते हुए ही उसने अपने कंधे हिलाए और अपनी बेसुरी आवाज और बेसुरी अंग्रेजी में गुनगुनाना शुरू कर दिया। तुम्हारी आंखें कितनी चमकती हैं। मैं उस रोशनी को बचाना चाहता हूं। मैं अब इससे बच नहीं सकता जब तक आप मुझे ये नहीं दिखाते, बेसुरा एक्स। तो जगत मेहरा का चम्मच हवा में लहराने लगा, मानो बिजली की तरह तेज धार वाले चाकू में बदल गया हो। वह जो गाना गुनगुना रहा था, वह भी होक्कियन भाषा का गीत वीर का मूल्य बन गया। बस एक ही चीज नहीं बदली, और वो थी उसका बेसुरापन। अरे बेसुरा X3, अकेलापन एक नायक की कीमत है। अरे बेसुरा X4, एक कदम और तुम अथाह गड्ढे में गिर जाओगे। 2 मिनट बाद ये कैंटोनीज में बदल गया और बियॉन्ड की आवाज पहले की तरह ही बेसुरी थी। मैं पहले से ही पछतावे और आहों से बोझिल हूं। तुम्हारी आंखें अब आंसुओं से भरी हुई है। ये दुनिया अनजाने में खाली हो गई है। बेसुरा X5, आओ, अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। जब पका हुआ खरगोश का मांस बर्तन से निकाला गया तो जगत मेहरा ने चम्मच को अपने सिर के ऊपर उछाला। दोपहर में ही खरीदा गया ये चम्मच, जिसकी कीमत 10 रुपए से भी कम थी, हवा में तेजी से घूमा और एक पल के लिए रुककर नीचे गिर गया। जगत मेहरा ने खरगोश का मांस प्लेट में रखने के बाद अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। फोन पर गाना बजता रहा। इस बार श्रद्धा गा रही थी। जगत मेहरा ने जोश से गाया, लेकिन जाहिर है वो अभी भी बेसुरा था। सभी जीवित प्राणियों के विरुद्ध हवा को बुलाओ, बारिश को आमंत्रित करो और हेरफेर करो। आम जनता के न्याय को मिटा दो। सभी जीवों को चकित कर देने वाला शरद ऋतु का पर्वत आकाश से भी ऊंचा है। और अंततः लाल पत्तों ने अपना अभिमान प्रकट कर दिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे जगत मेहरा का काम रुक गया, जो खरगोश के मांस का तीसरा व्यंजन तैयार कर रहा था और पूरे जोश से गाना गा रहा था। उसने भौहें चढ़ाकर दरवाजे की ओर देखा। आवाज से लग रहा था कि दरवाजे के बाहर 2 लोग हैं। गंध से लग रहा था कि वे दोनों पुरुष हैं। पसीने और धुएं की गंध बहुत तेज थी। उसने अपने फोन पर एक नजर डाली। सुबह के 3 बज चुके थे। इस समय कौन आएगा? इसके अलावा
उनके पड़ोस की हर इमारत में प्रवेश नियंत्रण प्रणाली लगी हुई थी। तर्कसंगत रूप से उन्हें पहले घंटी बजानी चाहिए थी। वे सीधे दरवाजे पर दस्तक क्यों देते? जगत मेहरा को शक हुआ। उसने गैस बंद की और दरवाजे की ओर चल दिया। उसे बुरे लोगों के आने की चिंता नहीं थी। विशाल उल्लू से लड़ने के बाद उसे ये अच्छी तरह से समझ आ गया था कि अगर दरवाजे के बाहर दो साधारण लोग हों, तो अगर उनके पास हथियार ना हो, तो उसे एक एक करके दो लोगों से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता के कारण उनमें गलतियों को सहन करने की उच्च क्षमता थी। लेकिन जब वह बैठक कक्ष से गुजरा, तब भी उसके हाथ में एक पेंच था। उसने झांक कर बाहर देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि दरवाजे पर मोहल्ले के दो सुरक्षा गार्ड खड़े थे। उसने उन्हें पहले भी देखा था, इसलिए वे निश्चित रूप से भेष बदले हुए लोग नहीं थे। स्क्रूड्राइवर छिपाने के बाद जगत मेहरा ने कुछ हैरानी के साथ दरवाजा खोला। श्री जगत, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। हमने घंटी बजाई लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए हमें दरवाजा खटखटाना पड़ा। दरवाजा खोलने के बाद बड़े सुरक्षा गार्ड ने कहा। जगत मेहरा थोड़ा हैरान था। आपने डोरबेल दबाई। दरअसल उसने सुना ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह खाना बनाने में इतना मग्न था कि उसका ध्यान फोन पर ही लगा रहा? शायद मैं कोडिंग कर रहा था और मुझे सुनाई नहीं दिया। तुम इतनी रात को मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जगत मेहरा ने लापरवाही से कहा। श्री जगत, अगर आप घर पर गाना चाहते हैं तो कृपया अपनी आवाज धीमी रखें। अब बहुत देर हो चुकी है और यहां ध्वनि अवरोधन भी अच्छा नहीं है। कई मकान मालिकों ने शिकायत की है कि आप बहुत तेज गा रहे हैं। बूढ़े सुरक्षा गार्ड ने अजीब से भाव से कहा। यह सुनकर जगत मेहरा एकदम स्तब्ध रह गया, मानो उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई हो। ये क्या बकवास है? अभी मेरे साथ क्या हुआ? संगीत बजाने से पहले मैंने जानबूझकर निवासियों को परेशान न करने का ध्यान रखा, इसलिए मैंने आवाज को केवल एक बार बढ़ाया। अनजाने में मैंने खुद को इतना बेकाबू क्यों होने दिया? मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं संगीत के साथ गा रहा था। मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा। भयभीत जगत मेहरा को देखकर सुरक्षा गार्ड ने आश्चर्य से आवाज लगाई। जगत मेहरा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उनसे माफी मांगने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत खेद है। मैं कोडिंग में इतना व्यस्त था और हेडफोन लगाए हुए था कि गलती से गाना गाने लगा। मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। जी हां, श्रीमान मेहरा, बस सावधान रहें। सुरक्षा गार्ड को जगत मेहरा के स्पष्टीकरण में कुछ भी गलत नहीं लगा। दरअसल उन्हें पहले लगा कि जगत मेहरा नशे में है और अजीब हरकतें कर रहा है, लेकिन दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल होश में था और उससे शराब की गंध भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहा था और अनजाने में गा रहा था। हालांकि जगत मेहरा का गाना बहुत तेज था और उसमें कोई लय नहीं थी। वो बेसुरा गा रहा था और उसकी आवाज फट रही थी। रात के समय यह सचमुच जानलेवा था। स्पष्टीकरण और माफी मांगने के बाद दोनों सुरक्षा गार्ड चले गए। जगत मेहरा ने अपने चेहरे पर अत्यंत गरिमापूर्ण भाव लिए दरवाजा बंद कर दिया। इस समय उसका सारा ध्यान और श्रवण शक्ति उसके फोन पर बज रहे संगीत पर केंद्रित थी। कुछ हद तक यह हेडफोन पहनने जैसा प्रभाव डाल रहा था। इससे अन्य ध्वनियों को कुछ हद तक रोका जा सकता था। शोर के अंबार में से भी वह जिस ध्वनि को सुनना चाहता था, उसे सटीक रूप से पहचानने की यही उसकी क्षमता थी। इस समय उनके गायन की प्रतिक्रिया और उनकी आवाज की तीव्रता स्पष्ट नहीं हो सकती है और वे तीव्रता को पहचानने में असमर्थ हो सकते हैं और बहुत तेज गा सकते हैं। हालांकि जगत मेहरा को नहीं लगता था कि यह समय का एहसास न होने या आवाज तेज होने की वजह से था। वह पूरी तरह से मदहोशी की अवस्था में पहुंच गया था और यह अवस्था बहुत ही असामान्य थी। उत्परिवर्तन के बाद से
जगत मेहरा शांत और तर्कसंगत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। भूख और खून पीने की तीव्र इच्छा होने पर भी उसके मन में संयम बरतने और खुद को नियंत्रित करने का विचार बना रहता था। पहले उत्परिवर्तन के बाद वो लगभग सहज ही बाजार गया और खून पीने के लिए एक मुर्गी खरीदी। मुर्गी खरीदने से लेकर खून पीकर वापस आने तक की पूरी प्रक्रिया उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद थी। उसके शरीर की भावनाएं और मस्तिष्क के विचार अछूते नहीं रहे। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि ये उसके दिमाग या उसकी चेतना का फैसला नहीं था, बल्कि उसके शरीर की एक गहरी सहज प्रवृत्ति थी। वह सहज प्रवृत्ति वैसी ही होनी चाहिए जैसी उसे हर बार खून पीने पर संतुष्टि और आनंद मिलता था, और भूख लगने पर जो इच्छा और बेचैनी होती थी वह भी उसी स्रोत से आती थी। हालांकि अभी अभी जो अवस्था उत्पन्न हुई वह स्पष्ट रूप से शरीर की सहज प्रवृत्ति से नहीं, बल्कि उसकी अपनी व्यक्तिपरक चेतना से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि पूरी प्रक्रिया उनका अपना निर्णय था और उनकी अपनी अंतरात्मा ही इसका मार्गदर्शन कर रही थी। इससे जगत मेहरा और भी चिंतित हो गया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उत्परिवर्तन के बाद से वो अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर तो ध्यान दे रहा था, लेकिन अपने मन में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज कर रहा था। जगत मेहरा रसोई में वापस गया और उसने रसोई में रखा हुआ कैमरा उठाया। ये कैमरा 24 घंटे रिकॉर्डिंग करने वाले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था और उसने इसे चेक किया। इससे पहले उसने ये कैमरा विशेष रूप से उन 4 खरगोशों को रिकॉर्ड करने के लिए खरीदा था जिन्हें उसने अपने रक्त और लार का इंजेक्शन लगाया था। हालांकि ऐसा लगता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। शुरू में 4 खरगोशों के 2 पिंजरे रसोई में मसाला रखने वाली मेज पर रखे थे। जब जगत मेहरा खाना बनाना चाहता था तो उसने दोनों पिंजरों को एक तरफ हटा दिया, लेकिन कैमरा बंद नहीं किया गया था। कोन को देखते हुए ये जगत मेहरा के खाना पकाने के अधिकांश गतिविधि क्षेत्र को रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए वो कमरे में वापस गया, लैपटॉप उठाया, निगरानी स्क्रीन खोली, कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो सहेजा और उसे देखने के लिए वीडियो फाइल खोली। हालांकि वीडियो की स्पष्टता बहुत ही औसत थी और शूटिंग का कोण भी बहुत ही अजीब था। आखिरकार इसे मूल रूप से जगत मेहरा को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर भी उनके खाना पकाने की प्रक्रिया को देखना संभव था। वीडियो से यह देखा जा सकता है कि जब जगत मेहरा ने संगीत बजाना शुरू किया और खरगोश का मांस काटना शुरू किया तो पहले तो वो अपने शरीर को हिलाता रहा, अपने कंधों को झटकता रहा और संगीत की ताल पर अपने पैरों को थपथपाता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दूसरे गाने के बाद वो खुद को पूरी तरह से बेकाबू करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो नाचने की मंजिल पर हो। उसके बाएं हाथ में पकड़ा बर्तन और दाएं हाथ में पकड़ा चम्मच ताल में घुल मिल गए। वो इतना झूम उठा कि बर्तन में रखा मसाला और खरगोश का मांस फर्श पर बिखर गया। वो इतना उत्तेजित हो गया कि उसने एमजे की तरह धरती का चक्कर भी लगाया। अब बेशक उसकी ये अदा वाकई दिल को छू लेने वाली थी। वीडियो में, जिसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ये दृश्य और भी अजीब लग रहा था। इसे देखकर जगत मेहरा का मन हुआ कि वह अपना चेहरा ढक ले। यदि ये उत्परिवर्तन से पहले की बात होती तो जगत मेहरा को कभी कभार इस तरह की स्थिति का दिखना अजीब नहीं लगता। आखिरकार वो बेहोश नहीं हुआ था और उसे पता भी नहीं था कि वह क्या कर रहा है। कभी कभी वह किसी विशेष मनोदशा और अवस्था में लीन हो जाता था। वह इतना एकाग्र हो जाता था कि आसपास के वातावरण और अन्य बाहरी जानकारियों को नजरअंदाज कर देता था। यह सामान्य बात थी। जब वह बच्चा था तो उसे ऑनलाइन गेम खेलने की लत होती थी, या फिर उसे कॉमिक्स, टीवी शो और उपन्यास पढ़ने की लत होती थी। हालांकि उत्परिवर्तन के बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई जिसने उसे बहुत सतर्क बना दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि शरीर और मन एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। वे एक हैं, अलग नहीं। शरीर में होने वाले परिवर्तन मन को प्रभावित करेंगे और बदले में
मन में होने वाले परिवर्तन भी शरीर को प्रभावित करेंगे। पिछले 1 महीने में जगत मेहरा के शरीर में बहुत बड़े बदलाव आए थे। उसे खुद भी शक होने लगा था कि क्या उसे अब भी इंसान माना जा सकता है। इस प्रकार के उत्परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी थी कि शारीरिक परिवर्तनों की तुलना में मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का पता लगाना कहीं अधिक कठिन था। जगत मेहरा ने दोबारा संगीत सुना। उसे पूरा यकीन था कि न तो संगीत और न ही खाना पकाने की वजह से वो इतना मग्न हो गया था कि उसे दरवाजे की घंटी की आवाज भी सुनाई नहीं दी। जिस कारण से वह उस अवस्था में पहुंचा, वह संभवतः इसलिए था क्योंकि वह उस अवस्था में पहुंचना चाहता था। इसलिए उसके शरीर ने उसका साथ दिया। उत्परिवर्तन का पता चलने के क्षण से लेकर अब तक अपनी मानसिकता में आए परिवर्तनों को वो धीरे धीरे याद करने लगा। चाहे वो उसकी बीमारी और मृत्यु को लेकर शुरुआती चिंता हो, शरीर में हुए विभिन्न परिवर्तनों को लेकर जिज्ञासा और उत्साह हो, या विशाल उल्लू को देखने के बाद उत्पन्न भावनात्मक उतार चढ़ाव हो, उसने हमेशा इन सभी भावनाओं को दबाकर और नियंत्रित करके ही उनका सामना किया। उसने हर बात पर विचार करने और समस्याओं से तर्कसंगत और स्पष्ट रूप से निपटने की पूरी कोशिश की। उसने यह सब अकेले ही सहन किया और किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। हालांकि पहले उन्हें लोगों से मिलना जुलना या मनोरंजन करना पसंद नहीं था, लेकिन आखिरकार उन्हें काम पर जाना ही पड़ता था। उन्हें हर दिन लोगों से मिलना जुलना और उनसे बातचीत करनी पड़ती थी। उत्परिवर्तन के बाद वह जानबूझकर पहले से भी अधिक एकांत प्रिय हो गया। वह हर तरह की भावनाओं के प्रति बहुत सतर्क रहता था और उन्हें सक्रिय रूप से दबाता था। शायद इसका कारण यह था कि वह इस दौरान बहुत अवसादग्रस्त था, इसलिए उसके शरीर और दिमाग को विस्फोट करने की जरूरत थी। अब जब उसने इस बारे में सोचा, तो पिछले 1 महीने में सबसे यादगार, सबसे खुशी भरे और सबसे अच्छे पल वास्तव में विशाल उल्लू के साथ हुई 2 लड़ाइयां थी। जीवन और मृत्यु की अनुभूति ने न केवल उसे भयभीत नहीं किया, बल्कि उसे उत्साहित भी किया। इस तरह के उत्साह ने उसे थोड़ा चिंतित भी कर दिया था, इसलिए उसने जानबूझकर इसे दबा दिया। उसे डर था कि कहीं वो अपना मानसिक संतुलन न खो दे और एक हिंसक, खून खराबा करने वाला राक्षस न बन जाए। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ दबाना काफी नहीं था, उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई रास्ता ढूंढना ही था, अन्यथा वो अनजाने में मनोरोगी बन सकता है। अगले 2 दिनों तक जगत मेहरा दिन के समय किसी कॉफी शॉप या KFC में जाकर बैठ जाता। अपनी नई योजना के अनुसार वो अपनी इंद्रियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का अभ्यास करता। आरंभ में वो अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका और प्रत्येक लक्ष्य का बहुत गहराई से अवलोकन करता रहा। उनके व्यवसाय के बारे में जानने के बाद भी वो अन्य इंद्रियजन्य जानकारियों के माध्यम से सीखना जारी रखता रहा, लेकिन जानबूझकर इसे नियंत्रित करने के बाद जैसे ही उसे निर्णय का परिणाम मिलता, वो लक्ष्य बदल देता। अगर उसे 10 सेकंड के भीतर परिणाम नहीं मिलता, तो वह हार मान लेता। लक्ष्य बदलने और निर्णय लेने की गति पर ध्यान केंद्रित करने के प्रशिक्षण के बाद स्थिति में काफी सुधार हुआ। अब जब वह किसी दुकान में प्रवेश करता था, तो वह दुकान के वातावरण का अवलोकन करते हुए 2 मिनट के भीतर 10 ग्राहकों के व्यवसायों के बारे में तुरंत अनुमान लगा सकता था। हालांकि इस निर्णय की सफलता दर केवल लगभग 50% थी, जिसका अर्थ यह था कि औसतन 10 में से केवल 5 लोग ही अपने व्यवसाय को तुरंत पहचान सके। लेकिन यह पहले से ही एक बड़ी प्रगति थी। जब निर्णय लेने की गति में लगातार सुधार हुआ और सफलता दर बढ़ी, तो वह एक ही समय में कई स्रोतों से जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने का प्रशिक्षण शुरू कर सका। वह सूचना को संसाधित करने के लिए अपने मस्तिष्क की मल्टीथ्रेडिंग क्षमता को प्रशिक्षित कर सकता था। रात में जगत मेहरा उस सुनसान पहाड़ी पर गया जहां उसे मरा हुआ चूहा मिला था। उसे कुछ समय के लिए अपनी भड़ास निकालने का एक तरीका मिल गया। उसने अपने जूते उतार दिए, नंगे पैर और बिना कमीज पहने, और पहाड़ी की तलहटी से पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा।
जिस दिशा में वह तेजी से जा रहा था उस ओर कोई सड़क नहीं थी। अगर उसे पहाड़ पर चढ़ना था तो उसे रात में देखने की क्षमता का उपयोग करते हुए हाथों और पैरों से चढ़ाई करनी होगी। हालांकि अब वह मजबूत, शारीरिक रूप से चुस्त और सहन शक्ति से भरपूर था, फिर भी पहाड़ की चोटी तक चढ़ने के बाद उसकी हालत दयनीय थी। उसका शरीर खरपतवार, कांटों और शाखाओं से छिल गया था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद वह रुका या आराम नहीं किया। उसने अपना रास्ता बदल लिया और पूरी ताकत से पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ने लगा। ये वही पूरी ताकत से की जाने वाली दौड़ थी, लेकिन पहाड़ से नीचे उतरना पहाड़ पर चढ़ने की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक और कठिन था। इसके लिए जगत मेहरा को अत्यधिक एकाग्रता की आवश्यकता थी। उसे अपने शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना था और पेड़ों के तनों, शाखाओं, चट्टानों और रास्ते में आने वाली हर तरह की बाधाओं से बचने के लिए अपनी रात्रि दृष्टि और प्रतिक्रिया गति का उपयोग करना था। अगर वह सावधान नहीं रहता तो वो पहाड़ से नीचे लुढ़क जाता या किसी पेड़ से टकरा जाता। पहली बार जब वह पहाड़ से नीचे दौड़ा तो कुछ कदम चलने के बाद ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से उसने अपनी मजबूत शारीरिक क्षमता का सहारा लिया। कुछ मीटर लुढ़कने के बाद उसने बगल में मौजूद पेड़ के तने का सहारा लेकर खुद को फिर से पलट दिया। दूसरी बार तो और भी बुरा हुआ। जब वह पहाड़ पर आधे रास्ते तक पहुंच गया था तब वह अपनी सबसे तेज गति पर था और समय रहते चकमा नहीं दे पाया और सीधे एक बड़े पेड़ के तने से टकरा गया। उसका पूरा शरीर मानो टूट रहा था और वो लगभग बेहोश हो गया। वह 20 मिनट से अधिक समय तक पहाड़ पर लेटा रहा, उठने से पहले अपनी चोटों के ठीक होने का इंतजार करता रहा। अगर वह कोई आम इंसान होता तो उसे आपातकालीन इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता। पिछले 2 रातों से उसे घर लौटने से पहले 3 बार दौड़ लगानी पड़ती थी। आत्महत्या के समान इस तरीके को अपनाकर जगत मेहरा को कुछ कुछ वैसा ही एहसास हुआ जैसा उसे विशाल उल्लू से लड़ते समय हुआ था। बेशक ये तरीका जगत मेहरा के लिए भी खतरनाक था। अगर वह नीचे की ओर दौड़ते समय नहीं बचता तो वो किसी टूटी हुई नुकीली शाखा से टकराकर उसके सिर में घुस सकता था। अगर ऐसा होता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। आखिरकार उसे ये नहीं पता था कि घातक चोट लगने के बाद मरने से पहले उसका मस्तिष्क खुद को ठीक कर पाएगा या नहीं। हालांकि ठीक इसी वजह से वो एक अत्यधिक केंद्रित अवस्था में प्रवेश कर सका, जहां पहाड़ से नीचे दौड़ते समय उसकी मोटर प्रणाली और दृश्य क्षमता पूरी गति से काम कर रही थी। 22 तारीख की सुबह जगत मेहरा को रश्मि सिंह से व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला, जिसमें उसने पूछा था कि क्या वह रात में उसके घर ताश खेलने के लिए खाली है। चूंकि ये एक ऐसा वादा था जो उसने पहले ही कर दिया था, इसलिए जगत मेहरा ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपॉइंटमेंट लिया और शाम 7 बजे रश्मि सिंह के घर पहुंच गया। जब जगत मेहरा को लगा कि उसकी मानसिक स्थिति में कुछ समस्या हो सकती है तो उसने सोचना शुरू किया कि लोगों के साथ कुछ हद तक बातचीत करना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। जिस समुदाय में रश्मि सिंह और कविता बंसल रहते थे वो स्पष्ट रूप से जगत मेहरा के समुदाय के समान स्तर का नहीं था। न केवल स्थान बहुत खराब था बल्कि पूरे समुदाय का वातावरण और विभिन्न सुविधाएं भी बहुत बेहतर थी। जब वह बस्ती के बाहरी इलाके में स्थित एक रियल एस्टेट एजेंसी के दरवाजे के पास से गुजरा तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर फर्श से छत तक लगे कांच पर प्रदर्शित बिक्री के लिए घरों की औसत कीमत लगभग 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर थी। इसके अलावा वे सभी 140 वर्ग मीटर से शुरू होने वाले विशाल मकान थे। अगर कोई घर खरीदता तो उसकी कीमत 10 से 20 मिलियन रुपए तक पहुंच जाती। अगर यह अतीत का जगत मेहरा होता तो इस जानकारी को देखकर वह अभरता, लेकिन साथ ही साथ ईर्ष्या और ऐसी ही चाहत भी रखता। वह सोचता कि कंपनी के सार्वजनिक होने के बाद वो कड़ी मेहनत करके खूब धन कमा सकता है ताकि वह भी ऐसे घर में रह सके। लेकिन अब उनके विचार थे, यहां बहुत चहल पहल रहती है, यहां इतने सारे निगरानी कैमरे लगे हुए हैं। जब वह रश्मि सिंह के घर पहुंचा
तो कविता बंसल ने उसके लिए दरवाजा खोला। हालांकि जब वह चप्पल बदलने के लिए घर में दाखिल हुआ तो वह दंग रह गया। दरवाजे के पास जूतों की अलमारी के किनारे उसने बास्केटबॉल के जूतों की एक जोड़ी देखी। ये स्नीकर्स हाल ही में लॉन्च हुए लेब्रॉन 17 थे। उसने कुछ दिन पहले ही इन्हें देखा था। पहले तो इस तरह के जूते जो सार्वजनिक बिक्री के लिए उपलब्ध थे हर जगह दिखाई दे सकते थे, इसलिए इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। हालांकि जगत मेहरा को जूतों से एक जानी पहचानी गंध आई और उसने घर से आती हुई गंध को पहचान लिया। उसे यकीन था कि ये वही गंध थी जो उसने 2 दिन पहले मैन कॉफी में देखी थी, यानी पॉनीटेल वाली खूबसूरत लड़की की, जिसे उसने महिला 5 फीट के रूप में पहचाना था। शिक्षक दी रॉक, क्या आपको ये जूते पसंद हैं? क्या आपको भी एलबीजे पसंद है? कविता बंसल ने जगत मेहरा की प्रतिक्रिया देखी और उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने पूछा, ओह, मेरे दोस्त को ये पसंद है। ये मिस तांग की बहन की सहपाठी का बॉयफ्रेंड है। जगत मेहरा ने लापरवाही से कहा। लानत है, मैंने तो इतनी बड़ी घटना पर लगभग कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। आप सिस्टर हान के बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं, है ना? कविता बंसल ने उसका स्वागत करते हुए कहा। हाँ। जगत मेहरा ने सिर हिलाया, चप्पलें पहनी और घर में प्रवेश किया। उसने प्रवेश द्वार से मुड़कर देखा तो विशाल बैठक कक्ष में रश्मि सिंह के बगल में एक सुंदर लड़की बैठी थी। वो वही 5वीं लड़की थी जिसे उसने 2 दिन पहले मैन कॉफी में देखा था। जगत मेहरा को अंदर आते देख बैठक में बैठी 5वीं महिला मुख्य किरदार रश्मि सिंह के साथ खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। हालांकि जगत मेहरा उसके देखने के तरीके और उसकी आंखों की पुतलियों में आए हल्के बदलाव से समझ गया कि वह उसे पहचानती है। ये मेरी चचेरी बहन जिया राठौर है। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक होशियार छात्रा है और इसके पास 2 मास्टर डिग्री है। मैं वर्तमान में सिंगापुर विश्वविद्यालय से संबद्ध अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा हूं। कविता बंसल ने सबसे पहले अपनी चचेरी बहन का परिचय जगत मेहरा से कराया और फिर उससे कहा, यही वो द रॉक सेंसेई जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। हालांकि वह एक प्रोग्रामर है, लेकिन उसका शरीर बेहद मजबूत है और उसने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी लिया है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैंने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है, जगत मेहरा ने बेप्सी से कहा। ठीक है, ठीक है। अगर आपने पहले इसका अभ्यास नहीं किया है तो मैं मान लेती हूं कि आप जन्मजात प्रतिभाशाली हैं और आपको दिव्य शक्ति प्राप्त है। कविता बंसल मुस्कुराई और उसे बैठने के लिए कहा। फिर वो फ्रिज से कुछ पीने के लिए लेने चली गई। जगत मेहरा को बैठते देख रश्मि सिंह ने पूछा, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? खैर, ये तो कुछ भी नहीं है। जगत मेहरा ने सिर हिलाया, फिर अपनी टखने की तरफ देखा। तुम्हारा क्या हाल है? क्या आपके पैर में सुधार हुआ है? रश्मि सिंह ने अपने मोचाए टखने को फैलाया और फुर्ती से घुमाया। अब ठीक है। वैसे मुझे वापस लाने के लिए मैंने आपका ठीक से धन्यवाद नहीं किया है। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मेरे बिना भी उस दिन आपको वापस ले जाने के लिए लोग कतार में खड़े होते। जब वे मुझे देखते तो मैं उनकी आंखों में ईर्ष्या और जलन महसूस कर सकता था। जगत मेहरा मुस्कुराया और हाथ हिलाया। रश्मि सिंह ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और विषय को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने पूछा, आप आजकल किस काम में व्यस्त हैं? क्या वह नई नौकरी की तलाश में है? आपने पहले बताया था कि ये फार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजी से संबंधित है। अरे, मैं नौकरी नहीं ढूंढ रहा हूं। मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की संभावना के बारे में सोच रहा हूं। मेरे पास एक सरल सा विचार है, जगत मेहरा ने लापरवाही से कहा। जब वे बातें कर रहे थे तभी कविता बंसल पेय पदार्थ और तरबूज के टुकड़ों से भरी एक प्लेट लेकर वहां आ गई। ये देखकर कि ये एवियन मिनरल वाटर की बोतल है, जगत मेहरा ने अपने अस्वीकृति भरे शब्दों को निगल लिया और धन्यवाद कहते हुए इसे ले लिया। तुम्हें अचानक ताश खेलने की इच्छा क्यों हो रही है? जगत मेहरा ने मिनरल वाटर का एक घूंट लेने के बाद पूछा।